जोहार नमस्कार, मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं आया हूँ झारखंड विधानसभा में जेलकेम के विधायक जयराम महतो के द्वारा भ्रष्टाचार रूपी बम फोड़ने के संबंध में आपसे तर्क वितर्क करने। हम झारखंड सरकार के शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि मंत्री और जयराम महतो के बीच में जो वाद विवाद होता है, इसका पोस्टमार्टम करने आपके पास आया हूं। फिर मैं कई मुद्दों पर अपने रखूंगा। आप जरा इस वीडियो को देखिए। कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? कागज आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है? कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। सरकार झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें यह कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। आप कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए। समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम, आप बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए, चलिए हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। साथी, आपने वीडियो देखा होगा जो विधानसभा में शिल्पी नेहा तिर्की और जयराम महतो जेलकेम पार्टी के अध्यक्ष सह डुमरी विधानसभा के विधायक के द्वारा जो सवाल किया गया। कहने का मतलब था, जयराम महतो कह रहे हैं कि जिस समय झारखंड में नक्सलियों का बोलबाला था, उस समय दरोगा, सीओ, बीडीओ 1 रुपया भी घूस नहीं लेते थे, दरोगा का हाड़ कांपता था। बिल्कुल इस बात का मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल सही बात है। और आप सभी दर्शकों को मैं ये बात जरूर बता देना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो शासन, प्रशासन और नियंत्रण के लिए पेशा कानून जो बनाया गया 1996 में, ये किसी के आंदोलन का नतीजा नहीं, बल्कि नक्सलियों का विस्फोट का नतीजा। कि उस वक्त कई थाने उड़ा दिए जाते थे, उस वक्त कितने रेलवे पटरी उड़ा दिए जाते थे, कई आंदोलन, कई विस्फोटक बमबारी नक्सलियों के द्वारा होता था। तब लोकसभा में अंधी, बहरी, गूंगी सरकार के कान तक ये आवाज़ पहुंची थी। तब उन्होंने पेशा कानून वहां से बना था। लेकिन जैसे नक्सलियों की गतिविधि शांत होता है, पेशा कानून कोने में रख दिया जाता है और जैसे पहले शासन चलते थे वैसा ही शासन फिर चलना शुरू करता है। साथ ही जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की ने जयराम महतो को कहा कि आप राज्य के लोगों को नक्सल की ओर ढकेल रहे हैं, ऐसा कहते हुए उनकी बातों को रोकने की कोशिश की,
आप बताइए, क्या जयराम महतो झारखंड के लोगों को नक्सल की ओर जाने कह रहे हैं, या फिर शिल्पी नेहा तिर्की भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा दे रही हैं? क्या शिल्पी नेहा तिर्की पूरे झारखंड के सभी प्रखंड के सभी सीओ, बीडीओ और दरोगा को अच्छी तरह से जानती हैं? क्या उनका सिस्टम सभी जगह पर पैनी नज़र रखती है? क्या झारखंड राज्य का जो भी मंत्रालय है, मंत्री हैं, अपने अपने विभाग के सभी कर्मचारी को पैनी नज़र रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो फिर इनको यानी शिल्पी नेहा तिर्की को इस तरह से रोक टोक नहीं करना चाहिए। उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि झारखंड में भ्रष्टाचार हर एक सेक्टर पर मच्छर और मक्खी की तरफ फैले हुए हैं। तो सवाल ये जरूर बनता है जनता को आंख खोलने के लिए, देखने के लिए। मैं अपने जिंदगी की बातें आपको इस चंद मिनट में शेयर करता हूं। साथ ही 2000 ईस्वी सन के लगभग में मैंने मैट्रिक पास किया। तब से मैंने अपनी बात कई सरकारी अफसर और कई जगहों पर करना प्रारंभ किया। तब से उस वक्त उग्रवादियों का बोलबाला हमारे क्षेत्र में ज़बरदस्त हुआ करता था और उग्रवादियों के नाम पर मुझे कई बार अपने थाना में ले जाया गया, जहां पर पीटा गया। इतने बार दरोगा बदली होते थे, तब नए दरोगा आते थे और मुझे उठा के ले जा कर के जम के थाना में पीटा जाता था। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। जितने भी मीडिया हैं कोई भी हमारी बात नहीं उठाते थे। मैं कोसते रहता था, परंतु मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा। तब मुझे संविधान की भी जानकारियां नहीं थी। मैं बहुत परेशान था और मैं भी हथियार उठाने के लिए विवश हो जाया करता था। आप ये विधानसभा की बातों को देखते हुए पूरे झारखंड की जनता को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, क्या सरकार का कोई भी विभाग पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही है? क्या सरकार का कोई भी मंत्रालय अपने कर्मचारियों को निगरानी कर पाते हैं? क्या सरकार का कोई भी फंड गांव के एक गरीब व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है? क्या सरकार के किसी भी विभाग के किसी भी योजना को जमीन पर उतरने के समय में कोई भी घूस, कोई भी लूट नहीं होता है? जब झारखंड के लोग चुनाव लड़ने से पहले जब सामान्य जीवन जीते हैं तो यही लोग ये सरकार के खिलाफ में, अधिकारी के खिलाफ में कई बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब इनको मंत्रालय मिल जाता है उनके स्वाद का, तो फिर अपने अंदर में जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका पक्ष लेना शुरू कर देते हैं। तो सवाल विधानसभा में जिस तरीके से उठ रहे हैं, तीसरा विकल्प जयराम महतो के आने के बाद, तब लोगों के बीच में कुछ बातें लोगों के बीच में पहुंच रही है। सोशल मीडिया से पहले बहुत कम विधानसभा की बातों को दिखाया जाता था और अब जैसे लोग जान रहे हैं, जग रहे हैं, लोगों को विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो झारखंड की जनता को कौन नक्सल बनने के लिए मजबूर कर रहा है? जयराम महतो या फिर मंत्रालय, सरकार? जितने भी जमीन लूट हो रहे हैं उनको सुना नहीं जा रहा है, उनका समाधान कौन करेगा? नौकरी बेची जा रही है, उनका समाधान कौन करेगा? किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून कौन बनाएगा? किसान के न्यूनतम आय में वृद्धि कौन कराएगा? केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार को। नक्सल की ओर सरकार के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों तंत्र के लोग जो सत्ता में हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों लोग समान कानून समान व्यक्ति पर लागू नहीं करके
समान शिक्षा नीति लागू नहीं करके, समान स्वास्थ्य सुविधा लागू नहीं करके, समान आवास सुविधा लागू नहीं करके नक्सल की ओर ढकेल रहे हैं और लोग मजबूर हो रहे हैं अपराध करने के लिए। अपराध के हजारों रूप चेंज हो रहे हैं। कितने रूप को कंट्रोल किया जाएगा? क्या सरकार से देश या राज्य चल पाएगी? इस रवैया से, इस व्यवस्था से बहुत चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। शिल्पी नेहा तिर्की बोल रही हैं कि व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था को सुधारना होगा। कौन सी व्यवस्था की बात कर रही हैं शिल्पी नेहा तिर्की? आप बताओ। जो सरकार, जो राजनीतिक दल चुनाव में अरबों खरबों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेते हैं, अरबों खरबों खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, वो भी असंवैधानिक तरीके से 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, और फिर सीओ वीडियो के माध्यम से ये पूरे जनता को शोषण और शासन करते हैं। सवाल उठता है, आज जयराम महतो को इस सब बिंदु पर बोलने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्या वाकई में शिल्पी नेहा तिर्की को क्षेत्र का अनुभव है? शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री, झारखंड के सभी प्रखंड पर पहुंच चुकी हैं। उनको सामाजिक ज्ञान है, उनको राजनीतिक ज्ञान है, उनको सरकार के हर विभाग के अफसरों पर पूरा विश्वास है। या फिर जयराम महतो अनभिज्ञ हैं, या फिर जयराम महतो सामाजिक नहीं है? आखिर दोनों में जो बातें हो रही है, जयराम महतो जनता के पक्ष में वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए सवाल उठाते हैं, और शिल्पी नेहा तिर्की सरकार में रहते हुए कार्यपालिका के लोगों का पक्ष लेती हैं। क्या झारखंड में सीओ वीडियो दूध का धोए हुए हैं? या झारखंड में कहीं पर भी दरोगा का काम, यानी झारखंड में सभी जगह सभी थाने के दरोगा का बहुत अच्छा रोल रहा है? पुलिस पूरे पारदर्शी तरीके से न्याय दे रही है? क्या पुलिस आज अपने आप को जज और कोर्ट नहीं समझ रही है? क्या पुलिस का जितने भी कार्य हैं पारदर्शी तरीके से जनता के हित में है? क्या कानून के मद्देनजर पुलिस काम कर रही है? क्या समान कानून के बदले समान लोगों को समान दृष्टिकोण से पुलिस देख रही है? अगर देख रही है तो जयराम महतो का कहना बिल्कुल गलत होगा। और अगर जयराम महतो सही कर रहे हैं तो फिर जनता को तो विचार करना पड़ेगा कि जो लोग वोट लेते समय जनता के हित, जनता के विकास, जनता की रक्षा, जनता का सब कुछ ख्याल रखने की बात करते हैं, अपने आप को शिक्षित, जुझारू, कर्मठ लीडर मानते हैं, चुनाव के वक्त, चुनाव बीत जाने से, हार जीत होने के बाद वे लोग किस तरह से कार्यपालिका के गोद में, पूंजीपतियों के गोद में जाके बैठ जाते हैं और उनका हर रणनीति का सपोर्ट करते हैं। सवाल उठता है, वर्तमान में जो स्थिति है झारखंड में, जमीन लूट, रोजगार लूट, व्यापार लूट, हर एक क्षेत्र का लूट को जो स्थिति आप देख रहे होंगे, कैसा लगता है किस ओर झारखंड जा रहा है? विधानसभा में जब किसी की एक विधायक को बोलने से रोका जाता है, टोका जाता है, तो आप सोच ले कि आप कैसे, किस दिशा पर सरकार काम कर रही है। साथी, आप वीडियो पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को देखते रहे हैं, तब इसमें हम समीक्षा कर रहे हैं कि किस ओर झारखंड के नेता ले जा रहे हैं झारखंड को। क्या झारखंड में सिर्फ बाहरी लोगों का शासन चलेगा? क्या झारखंड में सीओ वीडियो दरोगा का ही रौब चलेगा? साथी, बिल्कुल चलेगा, और इसलिए चलेगा कि जो व्यवस्था से लोग शासन विधायक बन रहे हैं 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, जहां अरबों खरबों खर्च करके लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, वहां पर ही एक ऑफिसर, एक दरोगा बनने के लिए, एक सीओ बनने के लिए, एक वीडियो बनने के लिए 40 से 50 लाख रुपया घूस देना पड़ रहा है, और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा देना पड़ रहा है। आज पैसा लेने वाले यही कार्यपालिका के अधिकारी और यही मंत्री विधायक हैं। तो फिर जो पैसा दे करके ट्रांसफर कराएगा या नौकरी प्राप्त करेगा, क्या वो अपना वेतन, अपना खर्च किया हुआ पैसा को निकालने के लिए गलत दिशा पर नहीं चलेगा? वर्तमान की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जितने चाटुकार जो अफसर करता है उसको उतना ही प्रमोशन मिलता है, और जो ऑफिसर, जो अधिकारी जनता के ख्याल रखता है, जनता के हित में काम करता है, वो दबा के दबा रह जाता है, और उसको हर तरीके से प्रताड़ना, शोषण उसके साथ होता है, वो मजबूर हो जाता है। ऐसे बस विषम परिस्थिति में हर अच्छे अफसर को भी भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है और गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, जिसका अंतर्गत व अंतिम नुकसान सिर्फ और सिर्फ
जनता को होता है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में आदमी करे तो क्या करे। आगे आप देखिए कि क्या हकीकत में सीओ वीडियो और दरोगा का रूल नियम संविधान के अनुरूप चल रहे हैं, वो भी आप देखिए। को बहुत प्रताड़ित किया गया है। जगन्नाथपुर के जो थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा बहुत प्रताड़ित किया। रात के 10 बजे तक इनको एक तो तोड़फोड़ करवाए। जब सेना वहां पर पहुंची थी, सेना तोड़फोड़ के लिए पहुंची थी, सेना के जवान, उस समय थाना प्रभारी जो जगन्नाथपुर थाना के हैं बाकायदा वहां पर खड़े थे और खड़ा होकर तोड़फोड़ होने दिए। उसके बाद बसंती कच्छप को थाना लेके गए और अकेले रात के 10 बजे तक एक रूम में बंद करके रखा। बहुत सारी इनके साथ कल प्रताड़ना की घटना हुई है थाना के अंदर। पूरा मामला समझते हैं पहले। दीदी, लगातार इस जमीन को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, अब ये सेना कहां से आ गई आपकी जमीन पर? पहले तो थाना प्रभारी का आप नाम बताइए। थाना प्रभारी का नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, यही कल आपको बहुत प्रताड़ित किया है? बहुत प्रताड़ित किया। क्या किया? ये जब हम वहाँ जमीन में, पहले तो हम जमीन में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने बुलाया, फिर थाना में मैंने फिर पेपर लेके गया, फिर वो दिखाया कि ये एसडीओ का ऑर्डर है। तो उसने कहा कि ये फालतू पेपर सब लेके इधर आती हो। एसडीओ का ऑर्डर फालतू है। उसके बाद मैं सीओ अंचल गया। उसके बाद उसी के बाद मैं सीओ अंचल गया। सीओ अंचल में भी सीओ बोला कि ये सब क्या पेपर सब है। जब एसडीओ कोर्ट का ऑर्डर इन लोग सीओ भी नकार दिए। एसडीओ का ऑर्डर को सीओ नहीं मान रहा है? नहीं माने। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि जब हमको ऑर्डर है तो हम काम करेंगे। हम काम करने दोबारा गए, काम करवाए। उसके बाद फिर दोबारा आए उन लोग, 3 गाड़ी लेके आए हमको हटाने के लिए। तो हम बोले कि थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी। फिर वो सेना के 2 जवान है ना, सेना के 2 जवान आए। उसके बाद उन लोग भी हमको बोले कि नहीं, यहाँ काम नहीं होगा, एक्वायर जमीन है। हम बोले कि एक्वायर, जब हमको ऑर्डर मिला है, कोर्ट से ऑर्डर मिला है, तब हम 20 साल इस ऑर्डर को इंतजार किए। 20 साल हम 98 में डिग्री किए, उसमें भी हम नहीं सके। तभी 20 साल हम इस ऑर्डर का इंतजार किए, एसडीओ कोर्ट से लड़ के। अब एसडीओ ऑर्डर को भी इन लोग मानने के लिए तैयार। तब हम बोले कि ठीक है, अगर एसडीओ का ये ऑर्डर है, आप स्टे ऑर्डर लेके आइए, तब हम ये काम रोकेंगे। हम यही बोले वहां पर कि हमको स्टे ऑर्डर यहाँ काम लेके आइए, तो हम काम जब बोलिएगा हम ये काम को रोकवा देंगे। उन्होंने फिर कुछ नहीं किया, 3 गाड़ी चला गया। उसके बाद जैसे हम काम खत्म किए, काम खत्म करके हम जा रहे थे, सब चीज दीवार बन गया था, गेट लग गया था, रूम बना लिए थे, सब चीज कर लिए थे। उसके बाद वही थाना प्रभारी आते हैं। हम बोले कि थाना ये बड़ा बाबू को बुलाइए। तो बड़ा बाबू आया उस समय, तीसरा बार में बड़ा बाबू आए और थाना ये आर्मी का जो जवान लोग थे उन लोग 2 आए और हमको एक गाड़ी में बैठाया, दूसरा गाड़ी में मेरे पति को बैठाया और तीसरा गाड़ी से आर्मी वाला उतरा। और उसके बाद पूरा हम लोग को देखने भी नहीं दिया। मैं वहां पर चिल्लाते रह गई कि मेरा जमीन है, मेरा रास्ता में, उस जमीन को हमको, मेरा इतना मेहनत लगा है, इतना मैंने पैसा बर्बाद किया है, इतना बर्बाद होते जा रहा है। हर समय मैं ये कर रही हूँ, मेरा जमीन को इतना बर्बाद करता है, रोकिए। लेकिन उन्होंने हमको उतरने नहीं दिया, और जबरदस्ती थाना के वाले लोग पूरा, ये आर्मी वाला जवान लोग पूरा तोड़ दिया। पूरा मेरा देखते उस जमीन को सब तोड़ दिया। अब आप सब बोल सकते हैं हम कहाँ जाएं, किसके से न्याय मांगे? ना थाना सुनता है, ना सीओ सुनते हैं। हम करें तो क्या करें? थाना खड़ा होके थाना ये खड़ा होके वहां पर तोड़वाया है। थाना गया, आर्मी का जवान गया, बोलता हमको आज पता चला है कि वो क्या बोलते हैं, 9 डिसमिल जमीन सेना आर्मी का है। 9 डिसमिल जमीन आर्मी का, पूरा चारों तरफ बिल्डिंग बन गया। और उसके बगल में, उसी प्लॉट में बगल में अभी शोरूम खुल रहा है। उसके बगल में फिर काम हो रहा है, 2 प्लॉट में, वहां पर वही बगल के प्लॉट में ही काम हो रहा है। लेकिन वो 9 डिसमिल जमीन में मेरा तो एकड़ दिखाकर मेरा जमीन को तोड़ा गया। अच्छा, सेना की जमीन 9 डिसमिल क्या करेगी? वो तो एकड़ों लेती है, जब लेती है तो वो बंकर बनाएगी वहां पर। गाली गलौज कर रहा था वो हमको, बहुत गाली गलौज किया। दोनों आर्मी वाला भी, तुम बहुत बॉस बनती है, तुम बहुत नेतागिरी कर रही है। हम बोले नेतागिरी, हम अपना जमीन है तो हम क्यों नहीं करेंगे उस जमीन को? क्या नाम था सेना का जवान लोग? सेना का जवान का नाम था मुकेश कुमार राय, है ना, मुकेश कुमार राय सेना का जवान का नाम था। और उसके साथ और भी एक थे। तो ये सेना की जमीन बताया जा रहा। बताइए, सेना की जमीन तत्कालीन जो सीओ थे 98 में दखल देहानी दे चुके हैं। पिछले साल एसडीओ की रिपोर्ट आ चुकी है और अभी वर्तमान सीओ है अरगोड़ा अंचल के, वो अभी रिपोर्ट बनाती कि ये जमीन आर्मी ने अधिग्रहित कर ली है। बताइए,
सीओ पे ऐसे सीओ पे जांच बैठनी चाहिए। हाँ, नहीं है, थाना प्रभारी ही हमको आपको रात में 10 बजे तक क्यों बैठाया दीदी? 10 में बैठाया कि हम तुमको अभी जेल भेज रहे हैं। उन लोग बैठा के बोला कि आज अभी के अभी तुमको हम जेल भेजेंगे। मेरी खतियानी जमीन, मेरी पूरा ऑर्डर, एसडीओ का ऑर्डर, उसके बाद बोल रहे हैं हम तुमको जेल में भेजेंगे। और मेरे पर इतना धारा लगा दिया है, बताइए। केस कर दिया क्या? पूरा केस कर दिया है, पूरा धारा लगा दिया है। दिग्विजय सिंह नाम है ना? पूरा, हाँ, दिग्विजय सिंह है। पूरा धारा लगा के उसमें, हाँ, थाना प्रभारी पूरा धारा लगा दिया है वो उसमें। आप मतलब ये थाना प्रभारी नहीं है, ये अब जज बन गए हैं। ये अब खड़ा होके प्लॉट के सामने दीवार को तोड़वाएंगे, घर तोड़वाएंगे, रैयतों के ऊपर केस करवाएंगे और महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे और बोलेंगे कि हम आपको जेल भेज देंगे। ये है जगन्नाथपुर थाना। ये वही जगन्नाथपुर थाना है। मुझे बार बार ये थाना याद इसलिए आता है कि सत्यारी टोली में जब मैं वहां पे गई थी, भूमाफिया, आपको हमने वीडियो दिखाया था पिछले जून महीने में, जब हम वहां पे चढ़े थे, हमने बार बार थाना प्रभारी को फोन किया था कि सर आइए, भूमाफिया बाउंसर लोग यहाँ पर है, कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, मारपीट हो सकता है, गोली चल सकती है। लेकिन बड़ा बाबू नहीं आए। डीएसपी साहब आ गए लेकिन बड़ा बाबू नहीं आए। अभी बड़ा बाबू देखिए यहाँ पे रैयती प्लॉट पे जाते हैं और तोड़फोड़ करवाते हैं। चल, तो आपने देखा होगा बसंती कच्छप का जमीन की समस्या, जहां पर सीओ एसडीओ बसंती कच्छप को डिग्री देते हैं, पेपर देते हैं, उनका दस्तावेज को सही मानते हैं और उनको मकान बनाने का छूट देते हैं। उसके बाद फिर नए सीओ और नए थानेदार कहते हैं कि ये तुम्हारा जमीन नहीं है। फिर सेना के लोगों को उसमें लाते हैं। हो सकता है सेना के लोग एक्चुअल में थे या फिर फॉल्स सेना बना था, ये तो सिचुएशन तय करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि पहले का सीओ या एसडीओ क्या गलत थे जिन्होंने बसंती कच्छप को सही ठहराया था? फिर बाद के सीओ और दरोगा क्या ये गलत हैं? सवाल देखिए, आपके बीच में अभी विचार करना होगा। पहले वाला वीडियो को आपको डिस्कस करना होगा, जहां पर शिल्पी नेहा तिर्की बोली थी कि व्यवस्था में रह करके व्यवस्थित करना होगा। तो कैसे व्यवस्थित करेगा? कौन करेगा व्यवस्थित? जो लोग व्यवस्था में जा रहे हैं, सांसद विधायक बन के, मंत्री बन के, वे लोग भ्रष्टाचार के बम में घुस जा रहे हैं। मतलब सीधा भ्रष्टाचार के, लोकतंत्र को चोर तंत्र बनाने वाले व्यवस्था में सीधे घुस जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इनको गूंगी बहरी अंधी सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र का जो व्यवस्था है और सामान्य क्षेत्र का जो व्यवस्था है बिल्कुल विपरीत है, अलग अलग है। साथ ही आप सभी को तो पूरा ठीक से समझ लेना चाहिए कि भारत का संविधान के भीतर और एक संविधान, और भारत में 3 तरह के क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और सामान्य क्षेत्र। तीनों क्षेत्र के शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग हैं। तो फिर एक ही शासन व्यवस्था जो चल रहा है पूरा देश में, तो शिल्पी नेहा तिर्की किस शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने की बात कर रही हैं? क्या 5वें अनुसूचित क्षेत्र का शासन व्यवस्था के जरिए शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री बनी है या फिर कोई अलग व्यवस्था उनके लिए है? तो सवाल उठता है, जमीन की लूट को कौन रोकेगा? कैसे रुकेगा ये जमीन की लूट? आखिर रोज दिन किसी न किसी आदिवासी मूलवासी को जमीन के नाम पर विस्थापन होना पड़ रहा है, या फिर आत्महत्या करना पड़ रहा है, या फिर उसका हत्या कर दिया जा रहा है। आखिर कब तक हम ये अंधी, गूंगी और बहरी सरकार का समर्थन करेंगे? जाति और धर्म दो एक ऐसा बीमारी इन्होंने हमारे बीच में घोला है, और इसी का नतीजा है कि आज आदिवासी मूलवासी हर अधिकारों से वंचित होता चला जा रहा है। आगे का वीडियो आप फिर देखिए कि मैं किस दिशा पे आपको ज्ञान खोलने जा रहा हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल मंत्री ऊर्जा विभाग से था कि क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से लेकर आज तक वही पुराने तारों के भरोसे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो इनका उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है, और इस बात को लेकर मैं सहमत भी हूँ कि कुछ कुछ कार्य हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, चूंकि मेरा तारांकित प्रश्न है, कि कब तक डुमरी विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में बाकी जो पुराने जर्जर तार हैं उनको बदल दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है उनका पूरक विषय है। माननीय जयराम जी बैठे सुनिए। उनका पूरक विषय है कि आपूर्ति से लेकर के आज तक
पुराने तारों को नहीं बदला गया और उसी में विद्युत आपूर्ति बहाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि समय समय पर विभाग के द्वारा बिजली की तारों को बदला जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हेतु जर्जर पुराने तारों को एफबी केबल के रूप में आवश्यकता अनुसार बदला जाता है और RDSS योजना के अंतर्गत अभी बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है महोदय कि 439.102 सर्किल किलोमीटर तार हमारा विभाग बदला है। और एक दूसरा खंड में इनकी जो चिंता है कि ग्रामीण अपने से तार बदलते हैं, तो महोदय ग्रामीण अपने से तार नहीं बदलते हैं, विभाग को सूचना मिलता है, तत्परता और गंभीरता के साथ महोदय जाके विभाग के द्वारा तार बदला जाता है। तीसरा इनका जो चिंता है कि महोदय बिजली आपूर्ति समस्याओं के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया गया है, तो महोदय सदन को भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है और ऑनलाइन हेतु वेबसाइट नंबर भी जारी किया गया है महोदय कि अगर किसी भी तरह की कोई शिकायतें हैं तो निश्चित तौर पर तीनों टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप पर तीन विकल्प में सूचना दें महोदय, तो निश्चित तौर पर तत्परता के साथ हमारी सरकार गंभीर है और उसको पूरा करने के काम करेगी महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब से आपने मंत्री पद का ग्रहण किया है उसके बाद से बताने का कष्ट करेंगे कि आपने या फिर आपके विभाग ने अपनी पहल से किन किन स्थानों में स्वयं जाकर ट्रांसफार्मर लगाया है, बिजली के तार बदले हैं, क्योंकि हम भी एक विधायक है अध्यक्ष महोदय, हमें फॉरवर्डिंग करना पड़ता है, 2-3 दिन तक लगातार जो बिजली विभाग के SDO हैं, JEO हैं, उनसे टेलीफोनिक बात करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। अब बताने का कष्ट करें कि आपने कब स्वयं संज्ञान लिया, उस कार्य को किया है, रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, गंभीर मसला है अध्यक्ष महोदय, दिन में कम से कम एक दर्जन समस्या हम सुने। बता दीजिए नियम, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जिज्ञासा है माननीय विधायक जी का, जानकारी से उनको जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि नए सदस्य उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह बता देना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि ट्रांसफार्मर जलने और तार बदलने में माननीय विधायकों की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। विभाग को सूचना मिलेगा तो विभाग तत्परता के साथ अपनी गाड़ी से पहुंच करके जाके तार और ट्रांसफार्मर बदलने का काम करता है महोदय। कहीं से अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक इनके सवालों इनके सवाल है, आप लोगों को भी मौका देंगे, आप लोगों को जहां तक इनके सवाल है, अभी जयराम जी का प्रश्न का जवाब देने दीजिए। जहां तक इनका सवाल है कि मैंने अनुशंसा किया और बदला, महोदय स्वाभाविक के क्षेत्र का विधायक हैं, जनता आपके पास जाती है तो अनुशंसा कर दिए तो उसमें बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है महोदय। विभाग से जाकर के ट्रांसफार्मर बनता है, नया है तो नया मिलेगा, TRW है तो TRW मिलेगा और जाकर ट्रांसफार्मर विद्युत बहाल हो जाता है महोदय। को लाइए प्रश्न करता माननीय जयराम जी, पूछिए, लास्ट अंतिम आपका अंतिम पूरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफार्मर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि आपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफार्मर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, क्योंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ है अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है तो हम कहेंगे कि हम 2 महीने का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए, हम आवेदन लेके आए। ऐसे बात नहीं करते हैं, जिनको 40,000 का फाइन लिया है उनका आवेदन लेके आए हैं। माननीय सदस्य, समस्या का समाधान और निराकरण करना है, उतना आवेग नहीं। ठीक, माननीय मंत्री जी, अगर वैसा विषय है इनके पास तो उसको दिखवा लीजिए, ऐसा विषय है तो दिखवा लीजिए। माननीय विधायक की अनुशंसा आपने देखा होगा कि जयराम कुमार महतो ने बिजली विभाग की बातें उठाई। उनका कहना था क्या बिजली विभाग इतनी गूंगी बहरी अंधेरी है कि उसको बार बार विधायक रिकमेंड करेंगे, जनता रोड में निकलेगी, हल्ला करेगी, तभी उस गांव का ट्रांसफार्मर खराब जो है उसको चेंज करेगा, या फिर जो वायर तार जो है ये पुराने हो गए वो चेंज करेगा। क्या हर
बिजली विभाग का काम के लिए विधायक सांसद को रिकमेंड करना पड़ेगा। तब बड़ी आसानी से मतलब हंसी में मतलब ऐसा योगेंद्र प्रसाद मंत्री जो बोल रहे हैं कि मानो पूरा झारखंड के बिजली विभाग का वो मतलब गोद ले लिए हैं। और जो प्रसाद सोचते हैं बोलते हैं, उनके बोलने के अनुसार हमें लग रहा है कि झारखंड में बिजली की कोई समस्या ही नहीं है। साथ ही आप लोग जो भी इस वीडियो को हमारा चैनल में जुड़े हैं, आप लोग जरूर जानते होंगे कि जब बिजली विभाग को आवेदन गांव वाले जब देते हैं तो बिजली विभाग बोलते हैं कि भाई आप सांसद विधायक से रिकमेंड कराओ। और फिर सांसद विधायक के पास जाने के बाद महीने 2 महीने लग जाते हैं और बिना पैसा का, यानी गांव वाले जब तक गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, गाड़ी भाड़ा नहीं देंगे, यहाँ तक कि वहाँ लोडिंग का जो समस्या है, लोडिंग के लिए वहाँ पर पैसा देना पड़ता है कई तरीके से, यानी 20 से 25 हज़ार रुपया जब तक कम से कम में खर्च नहीं करेंगे गांव वाले, तब तक उसके गांव में ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो सकता। ये हकीकत है। लेकिन इस बात को सभी सांसद विधायक जानते हैं, लेकिन हल्के में ले रहे हैं। मंत्री हैं हल्के में ले रहे हैं, जैसा कि बिजली विभाग दूध का धोया हुआ है और कोई भी भ्रष्टाचार उसमें नहीं है। क्या योगेंद्र प्रसाद चुनाव से पहले नहीं जानते थे? क्या योगेंद्र प्रसाद को झारखंड के सभी गांवों का, सभी जिला का, सभी प्रखंड का अनुभव है? और अगर नहीं है तो कैसे हल्के में जयराम महतो की बातों को ले रहे हैं, हंसी मजाक के जैसे लहजे में ले रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा समस्या बिजली विभाग के बारे में जयराम महतो ने बात रखा। तो सवाल उठता है कि झारखंड में 3 तरह के मानसिकता के, 3 तरह के राजनीतिक दल का विधानसभा में प्रवेश है, यानी कि इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के अलावा जयराम महतो जो झारखंड के जल जंगल जमीन की बात करते हुए, झारखंड के भाषा संस्कृति पर बात करते हुए युवाओं का एक महान सैलाब के तौर पर एकल विधायक अभी झारखंड विधानसभा में है और अकेले पूरा देश को आईना दिखा रहे हैं और पूरे जनता जयराम महतो की बातों पर आज पूरा टकटकी नज़र से देख रहे हैं कि आखिर झारखंड के विधानसभा में आखिर इस बार होगा क्या। तो साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि झारखंड के इस बार की विधानसभा को भी हिंदू और मुस्लिम के रास्ते पर भी ले जाने की कोशिश किया गया, लेकिन तीसरा पक्ष जयराम कुमार महतो के होने के वजह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर विधानसभा में समय बर्बाद नहीं होता है। कुछ बात शुरुआत हुई थी परंतु उसको संभाल लिया गया, लेकिन अब 3 महीना 4 महीना नेक्स्ट जो विधानसभा सत्र होने वाली है, तब तक इस बार का जो विधानसभा नुक्कड़ नाटक जो खेला गया, क्या इस पर कितना समाधान होगा 3 महीने के बाद या आने वाला 3 महीने में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में ये जो विधानसभा का नौटंकी है कि शून्य काल होंगे, प्रश्न काल होंगे, सवाल उठाए जाएंगे, मंत्री पक्ष से जवाब होगा, तब है कुछ काम होगा। जिस समस्या का सवाल नहीं होगा वो समस्या बरकरार रहेगा और जो समस्या का सवाल होगा उसमें यहाँ वहाँ लटपट करके उसको भी 3 तेरक कर दिया जाएगा। सवाल उठता है कि गांव तक कब सरकार के सभी विभाग के जितने भी बजट के राशि का अधिकांश %, मतलब अभी जो वर्तमान स्थिति में आप हैं कि सरकार के बजट का 0.1% राशि भी गांव तक नहीं पहुंच रही है। सब प्रचार प्रसार मीडियाबाजी लटर पटर करते सारा पैसा ऊपर ऊपर साफ। तो झारखंड के जनता को क्या इन 5 साल भी फिर नज़र करना पड़ेगा या फिर कुछ विचार करना पड़ेगा? अभी जो आप देखें बिजली विभाग का जो चर्चा जयराम कुमार महतो ने किया, क्या ये जयराम महतो आज झारखंड के राजनीति में बच्चा हैं? क्या जयराम महतो को कोई भी अनुभव नहीं है या फिर जयराम महतो का बोलना या लड़ना या सवाल उठाना गलत है? अगर जयराम महतो का ये सब गलत नहीं है तो क्या सरकार में जो लोग हैं या पहले से जो लोग विपक्ष में अभी भी हैं,
क्या इस सब समस्या का समाधान पहले की विधानसभा में नहीं उठा होगा? और अगर उठा होगा तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? आज नया पार्टी, नया युवा जयराम महतो को ये बात उठाने की जरूरत क्यों पड़ा? कई सवाल खड़े हो रहे हैं आपके मन में, हमारे मन में होते हैं, तो मैं आपके मन में, आपके पास रख रहा हूं, और आपके मन में भी सवाल खड़े होने चाहिए। और सवाल खड़ा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए हम बिन पूंछ वाला पशु हैं। तब हमको राशन और भाषण से खुश होना चाहिए। अगर राशन और भाषण से हम संतुष्ट हैं तो राशन खाइए और भाषण सुनिए। और अगर आप उन पुरखों की याद करेंगे, उन पुरखों को याद करेंगे जो पुरखे बिना सुख सुविधा का कितने कठिन परिश्रम, कितने कठिन तरीके से आंदोलन किया और अंग्रेजों को मार भगाने में सक्सेस हुआ, और आपके लिए बड़ी से बड़ी कानून, सुंदर कानून 5वीं अनुसूची और पारंपरिक ग्राम सभा में शक्ति दे के चला गया। अगर इसको आप अपने आप नहीं ले पाते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना ही सबसे उत्तम स्वर्ग का रास्ता होगा। और नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए भी अगर हमको लड़ना चाहिए, आंख खोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, तो सीना चौड़ा करके एकजुट होने की आवश्यकता है। अन्यथा इस धरती में जीने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो को और लोगों को देखना चाहिए तो शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो में अगर हमें कुछ सुझाव देना है आपको, या हमें गाली देना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।